हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि उत्तराखंड पुलिस आने वाली है, 30 क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी बीडीओ बीपीडीओ इनके लिए आप इनका फॉर्म भरा आपने, तो यहाँ 20 क्वेश्चन हिंदी के ये पूछे जाएंगे। और पटवारी की आप तैयारी करें तो 50 क्वेश्चन आपके पटवारी के एग्जाम में आने हैं। तो हिंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट सभी है, पर हिंदी में स्कोरिंग है। एक तो हमारी हिंदी मातृभाषा है, और हिंदी अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत भी कर लेंगे, मातृभाषा है, तो हिंदी आपको आ जाएगी। ऐसा कोई दिक्कत इसमें रहता नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन है, और 25 में से कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत जल्दी क्वेश्चन की संख्या बढ़ाकर कुछ ज़्यादा कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी पुलिस की जो विज्ञप्ति आने वाली है तो एसआई में भी पूछे जाएंगे। तो उसके लिए भी आप लोग निश्चित रहिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन की संख्या बढ़ाकर 30 या 40 डेली ये कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। किस पत्र को अनिवार्य रूप से राजकीय पत्र या गजट में प्रकाशित कराया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। किस पत्र को अनिवार्य रूप से राजकीय पत्र या गजट में प्रकाशित कराया जाता है? संकल्प, प्रस्ताव, अधिसूचना या फिर परिपत्र। ये परिपत्र है, ऑप्शन डी जो है नीचे आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखा रहा हो, ये नीचे परिपत्र है, ऑप्शन नंबर डी। तो संकल्प, प्रस्ताव, अधिसूचना या फिर परिपत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिसूचना। अधिसूचना जो होती है ये किस पत्र में अनिवार्य रूप से राजकीय पत्र या गजट में जो प्रकाशित होती है, सरकारी पत्र या गजट में, ये बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी परिभाषा यहीं से आपको याद रखना, सरकारी पत्र या गजट में। जितनी भी जो भी अधिसूचना होती है, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल या फिर सरकार के द्वारा जारी की जाती है, वो सब होती है अधिसूचना। तो ये आप सब बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र का वह कौन सा प्रकार है? सरकारी पत्र का वह कौन सा प्रकार है जिसमें पूर्व में लिखे गए पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में अनुरोध या फिर निर्देश दिया जाता है? यहाँ पर पूछा गया कार्यालय आदेश, परिपत्र, पृष्ठांकन पत्र या फिर अनुस्मारक पत्र। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, पर दोस्तों आपने पढ़ा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुस्मारक पत्र। अनुस्मारक यानी कि जो रिमाइंडर पत्र होते हैं, रिमाइंडर अनुस्मारक पत्र। जैसे कि हमने कहीं जैसे किसी विभाग के लिए आपने लिखा है और उन्हें ध्यान नहीं दिया, तो उनको याद कराने के लिए अनुस्मारक या रिमाइंडर पत्र, इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। सरकारी पत्र का कौन सा प्रकार है जिसमें पूर्व में लिखे गए पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में अनुरोध या निर्देश, तो अनुस्मारक पत्र हो जाएगा ये। तो ये आप याद रखेगा। अब दोस्तों ये है हमारा अगला प्रश्न। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, सभी सब हिरण्यकश्यपु लिखे हुए हैं। अब हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपु या फिर ये कशिपु, कौन सा वाला इसमें से सही होगा ये आपको बिल्कुल बताना है। तो जिन जिन लोगों ने दोस्तों हिरण्यकश्यप ऑप्शन नंबर डी चुना है, तो आपका 1 नंबर यहाँ गया, और तुक्का लगाया तो 1 ये भी आपके गए। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये वाला चुना है, ऑप्शन नंबर सी, तो हिरण्यकश्यप, तो आपका भी नंबर गया। अब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना है हिरण्यकश्यपु, ये वाला भी बिल्कुल सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिरण्यकशिपु ये वाला होता है ऑप्शन नंबर ए। आप दोस्तों इसको बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। वर्तनी का एक क्वेश्चन पक्का है, अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ तो 4 से 5 भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर की हिंदी आती है एसआई में। अगला क्वेश्चन है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है आग हवा, हवा जंगल, या हवा आग, या फिर जंगल आग। अब ये दोस्तों अनिल का अर्थ होता है वायु, अनिल का अर्थ होता है वायु या फिर हवा। बात एक ही है, अनिल, आयु, हवा, मारुत, समीर, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। अनल का अर्थ होता है आग। अब ये हमको देखना है हवा, वायु, आग, तो आग, हवा, आग पहले लगाते तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आग आएगा बाद में। अनल का अर्थ होता है आग, तो ये तो होगा नहीं, हवा है, जंगल हो गया, गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा आग। यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में हवा और आग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा, अनिल और अनल का, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं जिन्होंने अच्छे हिंदी पढ़ी नहीं रहती, क्योंकि अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है आग। तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। वर्तनी दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में, चाहे आप बीडीओ बीपीडीओ भी कर रहे हैं, यहाँ वर्तनी आ सकती है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। अब कई लोगों ने अहिल्या, क्योंकि बोलते हैं ना हम लोग अहिल्या, ये वाला किया होगा, तो ये नहीं होता है। आपको यही अहिल्या शुद्ध है जो यहाँ पर लिखा है, यही अहल्या होता है। ये
ह ल ये वाला होता है, ये आप बिल्कुल याद रखें कि ये लोग अहिल्या ऐसा हम बोलते हैं, बोलने में होता है। पर हिंदी में एक बात याद रखिएगा कि आप लोग हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये भी बात सत्य है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। अशुद्ध आपको ढूंढना है, इनमें से 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, रसगुल्ला से तो वैसे ही आपके मन में बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाम की माला, गुलाम तो यही तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुलाम नहीं गुलाब, एक गुलाब क्या, गुलाब की एक माला, तो यही हो जाएगा हमारा गलत वाला। एक गुलाम लिखा है उसे भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत, गुलाब होना चाहिए था। बाकी गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये बिल्कुल सही है, वर्तनी में भी आता है। और इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। बाकी ये गुलाम ये सब ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप याद करेगा। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से। राजस्थानी बिल्कुल नहीं, राजस्थानी ढूढ़ाड़ी मेवाती ये सब जो राजस्थानी है। बिहारी भी नहीं है, बिहारी में होता है MBB यानी कि मैथिली मगही और मैथिली मगही और भोजपुरी, ये होती है हमारी बिहारी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी भी नहीं होगा, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ये सब जो होती है, खड़ी बोली ये सब होती है इसमें पश्चिमी हिंदी में। और पूर्व हिंदी में आ जाएगी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, इसमें आ जाएंगी बुंदेली ये सब आ जाएंगी खड़ी बोली में। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ABC आ जाएंगी पूर्वी हिंदी की बोली में, तो ये हो जाएगी पूर्वी हिंदी की बोली में, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसी कृत कवितावली। पहली बात तो ये कवितावली किसकी, तुलसी कृत। विनय पत्रिका गीतावली की भाषा क्या है। तुलसी कृत में कौन सा समास होगा दोस्तों, तुलसी कृत। पहली बात तो ये तुलसी कृत में कौन सा समास होगा, तो ये होगा तत्पुरुष समास। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, ये हो जाए, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। 1 नंबर तो यहाँ का समास से भी आपका बन गया कि तुलसी कृत में कौन सा समास होगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। और तुलसी की जो रचनाएं हैं तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की, कवितावली है, विनय पत्रिका है, गीतावली है। 3 क्वेश्चन आपके बन गए कि इनकी रचनाएं भी। अब उसकी भाषा कौन सी है। अवधी जिन लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि रामचरितमानस की भाषा अवधी है, सभी को पता है। जो कई लोग इसमें अवधी भी करेंगे रामचरितमानस में, क्योंकि अवधी में लिखा गया है, तो अवधी इसमें नहीं है। ये है दोस्तों ब्रिज भाषा में, ये है ब्रिज भाषा में लिखा है। बाकी रामचरितमानस बिल्कुल आप याद रखेगा, एग्जाम में आता है प्रश्न, तो सीधे आपको आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, और जो गोला है सही वो आपको टिक करना होगा बस, और आप आगे बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिज भाषा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाला, आत्मजा, नंदिनी, कन्या या फिर भार्या। अब दोस्तों ये सब पुत्री के पर्यायवाची है, पुत्री को कन्या, नंदिनी, आत्मजा, दुहिता, सुता, ये सब होते हैं पुत्री के पर्यायवाची। और यहीं पर अगर ये हटा देंगे तो आत्मज, ये आ की मात्रा लगी तो आत्मज हो गया पुत्र, और कन्या ये तो कन्या नहीं होगा। तो ये सब दोस्तों पुत्र के पर्यायवाची भी कर सकते हैं आत्मज, ये जो कार्ड हार्ड में लिखा रहता है इस तरह के। तो भार्या जो होता है ये होता है पत्नी का पर्यायवाची, पत्नी, अर्धांगिनी ये सब होते हैं। यहाँ पर जो भार्या वाला ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा भिन्न अर्थ वाला। तो यहाँ हमसे पूछा है कि यहाँ पर भिन्न अर्थ वाला, तो भिन्न अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, वह है। एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था, ये भी प्रश्न है, और अच्छे लेवल के एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। अगर आप RO एग्जाम RO देंगे तो यहाँ भी आपको हिंदी में निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, वह है प्रेषित पति का, विरहदिग्धा, वियोगिनी या फिर खंडिता। तो खंडिता तो अलग चीज़ है, और वियोगिनी यानी कि कई लोग सोचेंगे वियोग में है तो वियोगिनी भी नहीं होगा, विरहदिग्धा भी नहीं होगा। इसका सही होता है प्रेषित पति का, प्रेषित पति का। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, तो हो जाएगी प्रेषित पति का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आयोग पूछ चुका है इस प्रश्न को भी, और अच्छा प्रश्न है, शायद समीक्षा अधिकारी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया था। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे, इस अवतरण का कौन सा रस है। ये रस से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। श्रृंगार रस, शांत रस, करुणा रस या फिर वात्सल्य रस। अब दोस्तों यशोदा हरि पालने झुलाए, जो पालने में झुलाते यशोदा हरि पालने, तो यहाँ पर वात्सल यानी कि जो अपने माँ के जो अपने बच्चे के प्रति होता है वो होता है वात्सल्य रस। तो ये हो जाएगा वात्सल, हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो B है, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ये सूरदास के, सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट, सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस का
सम्राट, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, यशोदा हरिपाल ने झुलावे हररावे दुलरावे एग्जाम में आता है। तो दोस्तों यही कुछ रिपीट हो जाते हैं रस अलंकार, तो अगर आता है तो 1 नंबर आपका इसमें भी पक्का है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों अभी रस आया था, अब आ गया हमारा अलंकार का क्वेश्चन, और अलंकार भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्जाम आते हैं इनमें अलंकार नहीं पूछे गए, तो अगली बार अलंकार पक्का है, क्योंकि सभी लोग जो अभी पूछे गए हैं पत्र कहानियां सभी लोग रटने में लगे पड़ेंगे। आपको भी रटना, ऐसा नहीं है, आपको भी याद होनी चाहिए, पर अलंकार भी आपको पढ़ना है, तभी आप फायदे में रह पाएंगे, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। अगला है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में पहली बात तो ये चौपाई है जो हनुमान चालीसा जो चौपाई में है, इसमें अलंकार आपको बताना है। विषम, असंगति, विभावना है तद्गुण। तो आप समझ ही गए होंगे अलंकार इसमें से कौन सा होगा, विभावना। यानी कि बिनु पद चले, बिनु पद चले यानी कि बिना पैरों के चलता है, और सुने बिनु काना, बिनु काने के सुनता है, बिना पाँव के पैर के चलता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये सब इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, आयोग पूछ चुका है इस प्रश्न को भी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। राजभाषा संबंधी आपको बताना है 343 से 351, 443 से 135 तो उल्टी गिनती चल रही है, 434 से 315 ये भी उल्टी गिनती चल रही है, ये भी उल्टी गिनती चल रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 343 से 351, और ये है भाग 17 में। भाग 17 में ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, भाग 17 में सब 343 से 351 तक की भारतीय जो हिंदी है, हिंदी वो राजभाषा होगी, और 351 में दिशा निर्देश दिए गए हैं भाषा से संबंधित। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, 343 से 351 अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है। महादेवी वर्मा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। महादेवी और मन्नू भंडारी, और इनसे एग्जाम में अक्सर आपको दिखने को प्रश्न मिलेंगे हर दूसरे तीसरे एग्जाम में। पंचरत्न, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी या मेरा परिवार। मेरा परिवार इनकी रचना है, बिल्कुल है, और पथ के साथी ये भी है। अतीत के चलचित्र ये तो अभी हाल ही में पूछी गई थी, ये भी है, और पंचरत्न इसमें से नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले आयोग पूरी डेट पूछ चुका है, और हाल के 2 एग्जाम में जो सन है वो पूछ चुका है। तो आप याद रखिएगा कि 23 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद यूपी में। ये इनसे प्रश्न बनता है। और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था, निहार रश्मि नीरजा जो इनमें यामा के लिए मिला था इनको 1982 में। और ये सब बिल्कुल याद रखिएगा। छायावाद में ये है, छायावाद कवि है, कवित्री हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, आयोग ने किसी न किसी पेपर में पूछ रखा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इसमें पंक्तियों में इसके रचयिता कौन है यहाँ पर पूछ लिया गया है। रैदास, गुरु नानक, या फिर मलुकदास, या फिर कबीरदास। तो दोस्तों ये आपने सुना भी होगा, ये आता भी है कि कहीं आपने सुना भी होगा, जरूर इसको परिचित होंगे, पर आपको रचना किसकी है बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रैदास की ये पंक्तियाँ हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम प्रश्न बनता है। अभी भी पूछा गया तो जो हाल ही में एग्जाम आता है, जैसे सूरदास की पूछ ली या फिर किसी और की पूछ ली, तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या फिर श्याम सुंदर दास। तो उपन्यास सम्राट दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा है, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इनका जन्म याद रखे, पूछा जा सकता है, 1880 में इनका जन्म हुआ था। पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी हंस व माधुरी इन्होंने पत्रिका निकाली थी, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी उपन्यास इनके बहुत सारे हैं, जैसे कि गोदान आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोदान, और गोदान, गबन, प्रेमाश्रय और सेवा सदन, हाँ सेवा सदन भी है, निर्मला, करमभूमि, रंगभूमि, ये सब इनकी रचनाएं। तो ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा। प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट ये इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो हमारी हर रोज आती है और नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो सके।
और जाते जाते वीडियो को भी एक शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में प्रत्येक शब्द में संधि है। प्रत्येक, इस वाले प्रत्येक में संधि, ये प्रत्येक दो तरह की प्रत्येक शब्द में संधि आपको बताना है। गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इसमें हो जाएगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्येक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यण संधि, ऑप्शन नंबर ए यण संधि। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि, तो तब आप करते स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और उन 5 भेदों में यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और एक अयादि संधि, ये सब होती है स्वर संधि के भीतर। तो इसमें से हो जाएगा यण संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यण संधि में एक पहचानने की थोड़ी सी ट्रिक है कि ज़्यादातर आपको कोई ना कोई बीच में अधूरा शब्द देखने को मिल जाएगा, तो तब भी आप थोड़ा बहुत मार सकते हैं। ऑप्शन यण संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न दिए गए विकल्पों में खंडन का विलोम है। खंडन का विलोम आपको बताना है, एकीकरण, विघटन, मंडन या फिर परपुष्टन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी आप आसानी से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, 1 नंबर आपका इसमें पक्का है। पूछा गया था ये भी एग्जाम में, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति, क्या बात है, उनकी तारीफ में लिखा जा रहा है, जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का कोई ऐसा माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हुआ, वह व्यक्ति कौन। अब आप समझ ही गए होंगे कौन है, शिवानी, प्रेमचंद्र, राहुल शंकरतन, मनोहर श्याम जोशी। अब आप खुद ही समझ गए होंगे, जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं, मनोहर श्याम जोशी, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति। बाकी क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा कि तरीका आयोग ने जो है अलग कर दिया है, पर बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी और वृत्तचित्र, फिल्म से भी आप समझ गए होंगे, विज्ञापन, संप्रेषण का कोई ऐसा माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य नहीं किया हो, तो वो व्यक्ति हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का दोस्तों क्या उपन्यास है, और जो कि है कुमाऊनी में, और इसी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2005 में। कहीं 6 लिखा है, कोई 5 लिखा है, तो 2005 ये बिल्कुल सही है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। राहुल शंकरत्यान की बात करें तो राहुल शंकरत्यान दोस्तों, इनको मध्य एशिया के इतिहास के लिए इनको साहित्य अकादमी से नवाजा गया था। इनको कोहरापंत शिवानी वैसे मूल रूप से तो अल्मोड़ा की थी, लेकिन इनका जन्म हुआ था राजकोट गुजरात में, राजकोट गुजरात में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा 1923 में, क्योंकि इनकी भी जन्मतिथि पूछ ली गई कि जन्म इनका कब हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कारक चिन्ह को कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, परसर्ग, अक्षर। अब इसको आपको कैसे पहचानना, उपसर्ग किसे कहेंगे। अब इतनी बार मैंने आपको बताया, जो हर रोज वीडियो देखते होंगे, जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हीं तो उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर कोई कारक चिन्हों में कहाँ उपसर्ग लग जाएंगे। प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं, 2 ऑप्शन हटाओ। अक्षर तो कहेंगे नहीं, आपको भली बात ही पता है अक्षर, तो इसका सही हो जाएगा परसर्ग। परसर्ग कारक चिन्ह को कहते हैं, दोस्तों परसर्ग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कारक चिन्ह कहते हैं परसर्ग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्प में से मूर्धन्य ध्वनि है ट, स, द, घ। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए तुक्का लगाने वाली बात है इसमें से, क्योंकि समझ ही नहीं पाएंगे। तो मूर्धन्य दोस्तों, जैसे पहले क वर्ग होता है, क वर्ग होता है हमारा कंठी वर्ग, क वर्ग, उसके बाद आता है च वर्ग। वर्ग मतलब 5 है, क, ख, ग, घ, अंगो, च, छ, ज, झ, यो तक आ गया हमारा तालव्य। उसके बाद आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो ट वर्ग हो जाएगा मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धा। तो इसमें जो ट वर्ग के जितने भी होंगे 5 होंगे, ट, ये हो गया ठ, ड, ढ और ल, ये सभी हमारे आ जाएंगे मूर्धा के अंतर्गत। तो इनमें से जो भी आए, तो इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा। स हो जाएगा दंती स, घ हो जाएगा कंठी में, त, थ, द, ध, ये हो जाएंगे दोस्तों ओष्ठ्य। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, प, फ, ब, भ, भ, ये हो जाएंगे ओष्ठ्य। ये हो जाएगा कंठ तालु, KTM2, कंठ तालु मूर्धा। दंती हो जाएगा तो, दंती हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला दंती, और ये हो जाएगा हमारा मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नीचे दिए विकल्पों में से देशज शब्द। अब देशज क्या होते हैं, देशज होते हैं जो कि देश धन दो, यानी कि जो हमारे देश में ही जन्मे, उन्हें कहते हैं देशज। पत्ता, ये तो नहीं, क्योंकि पत्ता अलग चीज़, आप समझ गए होंगे। स्नेह, ये भी तत्सम है। सच, ये अलग है, तो ढींग हो जाएगा ढींग, ऑप्शन नंबर ए ढींग, लोटा,
इस तरह का जो भी होता है, और जैसे गोरू, जैसे हम लोग बोलते हैं गोरू, गुर, इस तरह के, और ये सब हो जाएंगे हमारे जो देश देश में जन्मे अपने यहाँ परिचित होते हैं, इस तरह के शब्द ढींग। वैसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, पर ये इसको इस संदर्भ में मत लेना कि ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को, क्योंकि वो गाँव की है। तो ढींग अलग शब्द है, तो ये हिंदी में है, तो देश शब्द हो जाएगा ढींग। अगला क्वेश्चन है, चराचर का सही विकल्प कौन सा है? चराचर का सही विकल्प कौन सा? जड़, चेतन, चेतन, जड़ एवं चेतन सब, या फिर चलने वाले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चराचर का सही विकल्प है, ये हो जाएगा जड़ एवं चेतन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, चराचर का सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, ए राकेश, अब कोई भी हो, ए लड़की इधर आओ, ए लड़के इधर आओ, ए राकेश इधर आओ, कुछ भी मतलब जैसे कुछ भी नाम हो, ए राकेश, ए श्याम, ए राम, ए मोहन, या कोई भी इधर आओ, किसी को भी बुलाओ। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य का कौन सा कारक है, ये हमसे पूछा गया। अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, करण कारक। अब दोस्तों हम किसी को बुला तो रहे ना, बुलाना मतलब किसी को संबोधन वही तो कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर ये संबोधन इस तरह ये रहेगा चिन्ह। अधिकरण मैं पर होता है, अधिकरण मैं पर, जैसे किताब टेबल के ऊपर है, मैं पर है, वह घोड़े के ऊपर बैठा है, मैं पर, तो इस तरह से। और कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, इस तरह से कारक चिन्ह होते। तो ए राकेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा संबोधन कारक। तो दोस्तों ऐसे आज के क्वेश्चन, और बाकी हिंदी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 25 में से आप कितने से हो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।